गाजा और यमन में भारी बमबारी। यमन का हुदैदा पोर्ट हमले में तबाह हो गया। कौन कर रहा है बमबारी? इजराइल कर रहा है। इजरायली जेट पर हूती के मिसाइल पलटवार भी हुए हैं। गाजा में 60 लोगों की मौत हो गई। रूबियो इस वक्त कतर में है, अमेरिका के विदेश मंत्री, और उनके कतर जाते ही यमन में इजराइल ने हमले कर दिए। चलिए इस बारे में आपको बताएंगे आगे, लेकिन अभी रूस और यूक्रेन की वॉर का बड़ा अपडेट। ज़ेलेंस्की ने एक बार फिर रूस को बड़ी चोट पहुंचाई है। लेनिनग्राद में यूक्रेन ने ड्रोन से एक रिफाइनरी पर हमला किया है। हमले में रिफाइनरी में आग लग गई और हर दिन करीब 4 लाख बैरल तेल का प्रोडक्शन बंद हो गया। लेकिन इस प्रहार के बाद पुतिन के क्रोध का शिकार अब बहुत बन रहा है यूक्रेन। कीव में लगातार धमाके हो रहे हैं। यूक्रेन के कई इलाकों में भीषण हमलों की शुरुआत हो चुकी है। ज़ैपोरिज़िया से लेकर सूमी तक हमले हो रहे हैं, लेकिन यूक्रेन हमलों के बीच भी लगातार रूस पर पलटवार कर रहा है। यूक्रेन ने ऐसे ड्रोन बनाने का दावा किया है जिसे रूस गिरा ही नहीं सकता। यूक्रेन की राजधानी कीव फिर दहशत में है। सड़कों पर सन्नाटा है और कीव की जमीन बार बार दहल रही है। कीव में कई जगहों से काला धुआं उठ रहा है और माना जा रहा है कि रूस का यह प्रहार इस्कंदर मिसाइलों से हुआ है। कीव में रूस की एक मिसाइल शॉपिंग सेंटर पर गिरी, जिसके बाद यहां आग लग गई। दूसरा हमला एपिसेंटर नाम के एक गोदाम पर हुआ। दावा किया जा रहा है कि यहां हथियार रखे गए थे। रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने यूक्रेन से बदला लेने के लिए बड़ी तैयारी कर ली है। यूक्रेन पर मिसाइलों की बरसात हो सकती है। यूक्रेन लगातार रूसी बॉम्बर को ट्रैक करता है, जिसके आधार पर यूक्रेन में यह अलर्ट जारी किया गया है। कीव में तो लोगों को सचेत कर दिया गया था, लेकिन खार्किव में रूस ने अचानक हमला किया। खार्किव में यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग पर हमला हुआ। रूस खार्किव पर लॉन्ग रेंज ड्रोन से हमले कर रहा है। खार्किव में 4 लोगों के जख्मी होने की खबर है। रिपोर्ट के मुताबिक एयर डिफेंस को नाकाम करने के लिए रूस ने गेरान ड्रोन से ताबड़तोड़ प्रहार किया। इसके बाद मिसाइलें भी दागी गई। सोमवार की रात ज़ैपोरिज़िया में भी लगातार हमले होते रहे। ज़ैपोरिज़िया में एक मौत हुई है और कई लोग जख्मी हुए हैं। रूस के ड्रोन हमले में कई इमारतों में आग लग गई। ज़ैपोरिज़िया पर हमले का सिलसिला सुबह भी जारी रहा। ज़ैपोरिज़िया के बड़े हिस्से पर रूस का कब्जा है और अब यहां रूसी सेना रोड बनवा रही है। रोड कंस्ट्रक्शन के दौरान यहां रूसी लड़ाकू हेलीकॉप्टर गश्त लगाते नजर आ रहे हैं। मिकोलेव में भी रूस की सेना ने हमला किया। यहां खेतों के बीच बने फार्म्स को निशाना बनाया गया। सूमी में भीषण प्रहार का सिलसिला जारी है। सूमी में बिजली सब स्टेशन को टारगेट किया गया, जिसके बाद से सूमी के कई इलाकों में बिजली गुल है। रूस आज रात इससे भी बड़ा हमला कर सकता है। इसकी वजह है रूस के लेनिनग्राद में जल रही ये रिफाइनरी। रूसी रिफाइनरी में धमाके से यूक्रेन को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है।
तो यूक्रेन ने रूस में भारी तबाही मचाई है। रूस ने लेनिनग्राद के किरिशा तेल रिफाइनरी को निशाना बनाया है। यूक्रेन ने एक बार फिर लॉन्ग रेंज ड्रोन से सटीक हमला करके अपनी ताकत का प्रदर्शन किया है। किरिशा तेल रिफाइनरी यूक्रेनी सीमा से 800 किलोमीटर दूर है और इसलिए इसे नष्ट करना एक बड़ी चुनौती थी। किरिशा तेल रिफाइनरी पर हमले से हर दिन 4 लाख बैरल तेल के प्रोडक्शन पर असर पड़ा है। हमले के बाद रिफाइनरी का एक हिस्सा बंद करना पड़ा है। रूस अब बड़े हमले की तैयारी में है। एक रिपोर्ट में दावा है कि रूस के यूक्रेन का एयरबेस से बॉम्बर्स ने टेक ऑफ किया है। रूसी बॉम्बर की नई तैनाती यूक्रेन के करीब है। रूसी बॉम्बर्स को एंगल्स एयरबेस और ओलेनिया एयरबेस पर शिफ्ट किया गया है। ये सभी बॉम्बर क्रूज मिसाइलों से लैस हैं। यूक्रेन में आज रात बड़े हमले का डर है। माना जा रहा है कि यूक्रेन में मिसाइलों से तबाही मचाकर रूस रिफाइनरी का बदला लेगा। रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन पर कब्जे के लिए अब 15 दिनों का नया टारगेट सेट किया गया है। हमले के लिए यूक्रेन को अलग अलग सेक्टर में बांटा गया है। डोनेस्क, सुमी, ज़ेपोरिज़िया, खेरसोन, ये 4 इलाके टॉप टारगेट पर हैं। लेकिन खार्किव पर भी रूस का हमला जारी है। अब यूक्रेन को मुकाबले के लिए नई रणनीति तैयार करनी होगी। एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगले 15 दिनों में रूस यूक्रेन के उस हिस्से को फुल कंट्रोल में लेने जा रहा है जिस पर वो क्लेम करता रहा है। रूस कब्जे वाले इलाके में बॉर्डर बनाने की कोशिश में है। बेलारूस के रास्ते कीव पर हमले की भी योजना हो सकती है। युद्धाभ्यास के बाद भी रूसी सेना लंबे समय तक बेलारूस में रह सकती है। यूक्रेन रूस की इस कोशिश को नाकाम करने में जुट गया है। यूक्रेन ने रूस पर दबाव बनाने के लिए क्रीमिया पर हमलों की शुरुआत कर दी है। क्रीमिया पर एक साथ कई ड्रोन से हमले किए गए। क्रीमिया पर हमले के लिए नेपच्यून मिसाइलों का इस्तेमाल भी हो रहा है। कर्च ब्रिज के इलाके में भी हमले की कोशिश की गई है। रूस को रह रहकर यूक्रेनी सेना नई चुनौती दे रही है। डोनेस्क में यूक्रेनी सेना ने फिर एक इलाके को मुक्त कराने का दावा किया है। यूक्रेनी मीडिया के मुताबिक डोनेस्क में एक गांव को कब्जा मुक्त किया गया है। डोब्रोपिलिया के पास रूसी सेना से भीषण जंग हुई है। डोब्रोपिलिया और पेंट्विका से रूसी सेना को हटना पड़ा है। यूक्रेन ने दावा किया है कि आने वाला वक्त रूस के लिए चुनौतियों से भरा होगा। यूक्रेन ने इंटरसेप्टर ड्रोन बनाया है। इसके अलावा ऐसे ड्रोन तैयार किए गए हैं जिसका प्रहार अचूक होगा। तो ड्रोन तकनीक में यूक्रेन अमेरिका को भी पीछे छोड़ चुका है। यूक्रेन ने इंटरसेप्टर ड्रोन बनाने का दावा किया है। यूक्रेन का दावा है कि अब रूसी ड्रोन को हवा में ही नष्ट किया जा सकेगा। यूक्रेन का इंटरसेप्टर ड्रोन शाहिद ड्रोन को आसानी से गिरा सकता है। एयर डिफेंस की भारी कमी के बीच अब ड्रोन से ही यूक्रेन अपना डिफेंस कर सकेगा। इतना ही नहीं, यूक्रेन ने तो एंटी जामिंग ड्रोन बनाने का दावा किया है, यानी ऐसा ड्रोन जिसे इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर से जैम करके गिराया नहीं जा सकेगा। यूक्रेन का यह ड्रोन 40 किलोमीटर दूर तक हमला कर सकता है। सबसे बड़ी बात है कि रूस ड्रोन को गिरा नहीं पाएगा और यूक्रेन ड्रोन से अचूक प्रहार करने में कामयाब होगा। तेल रिफाइनरी के साथ रूस में संचार सिस्टम को भी यूक्रेन टारगेट कर रहा है। ब्रियांस्क में यूक्रेन ने फिर रूसी रडार और मोबाइल टावर पर हमला किया। ज़ेलेंस्की शुरू से ही दावा कर रहे हैं कि रूस संपूर्ण यूक्रेन पर कब्जे की कोशिश में है और अब अमेरिका भी मानता है कि रूस इस युद्ध को तभी खत्म करेगा जब उसे कोई बड़ी कामयाबी मिलेगी और वो नीप्रो नदी तक कब्जे या कीव तक कब्जे से पूरी होगी। ज़ेपोरिज़िया को कब्जा मुक्त करने के लिए यूक्रेन ने हवाई हमलों की शुरुआत की।
यूक्रेन का दावा है कि ज़ैपोरिज़िया प्लांट की वजह से ही रूस इस इलाके को किसी भी कीमत पर कब्जे में लेने की कोशिश में है, लेकिन यूक्रेन ऐसा होने नहीं देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और बड़ी खबर है, सारातोव रिफाइनरी पर फिर हमला हुआ है। रिफाइनरी से आई है धमाकों की आवाज। रिफाइनरी में आग लगने का दावा किया गया है। तो पोलैंड में विश्व युद्ध का एपिसेंटर तैयार हो चुका है। रूसी ड्रोन्स की घुसपैठ के बाद पोलैंड में यूरोपीय देशों ने सैन्य तैनाती बढ़ा दी है, यानी यूरोपीय देश अपना न्यूक्लियर अम्ब्रेला तैयार कर रहे हैं। पोलैंड ने अपनी सुरक्षा के लिए प्रस्ताव रखा है कि यूक्रेन को नो फ्लाई जोन घोषित कर दिया जाए और इसके साथ ही यूक्रेन की तरफ आने वाले ड्रोन्स को नेटो के विमान नष्ट कर दें। रूस ने कहा है कि पोलैंड का यही प्लान विश्व युद्ध का आधार बन सकता है। देखिए पोलैंड में कितने बड़े स्तर पर रूस के खिलाफ सेना तैनात हो रही है और भड़का हुआ रूस कैसे न्यूक्लियर खतरा बनता जा रहा है। वर्ल्ड वॉर 3 का अलार्म बज चुका है। पोलैंड में इसका एपिसेंटर तैयार हो चुका है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद यूरोप में तनाव इतना चरम पर कभी नहीं पहुंचा। यूरोप के देश रूस के साथ सीधी जंग की तैयारी कर रहे हैं। पोलैंड ने रूस के खिलाफ रणनीति का ऐलान कर दिया है। पोलैंड यूक्रेन पहुंचने वाले ड्रोन गिराने की तैयारी में है। पोलैंड में 3 नेटो देशों की सेनाएं तैनात हो रही हैं। रूस ने घोषणा कर दी है कि नेटो के साथ वास्तविक युद्ध शुरू हो चुका है। पोलैंड ने रूस के खिलाफ रणनीति का ऐलान इसलिए किया है क्योंकि एक बार फिर उसकी राजधानी में ड्रोन हमलों की आशंका बढ़ गई है। वॉर्सो के बेल्वेदार पैलेस यानी राष्ट्रपति भवन के ऊपर एक ड्रोन मंडराता देखा गया। पोलैंड की स्टेट प्रोटेक्शन सर्विस ने ड्रोन को निष्क्रिय कर दिया। इसके साथ ही ड्रोन उड़ाने वाले 2 बेलारूसी नागरिकों को हिरासत में लिया गया है। पोलैंड में एक हफ्ते के अंदर दूसरी बार ड्रोन हमलों की दहशत फैल गई है। 9 सितंबर को वॉर्सो ने पोलिश एयर स्पेस में 19 रूसी ड्रोन की घुसपैठ का दावा किया था। इन ड्रोन गतिविधियों के बाद पोलैंड ने कहा है कि रूस युद्ध विस्तार की कोशिश कर रहा है, इसीलिए बार बार वॉर्सा को निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है। पोलैंड पर रूस की ओर से बढ़ते खतरे को देखते हुए यूरोप के देशों ने अपना न्यूक्लियर अम्ब्रेला तैयार करना शुरू कर दिया है। पोलैंड की सुरक्षा के लिए यूरोप के नेटो देशों ने ऑपरेशन ईस्टर्न सेंट्री लॉन्च कर दिया है। ब्रिटेन ने कहा है कि रॉयल एयरफोर्स नेटो की एक इंच भूमि की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। ब्रिटिश रक्षा मंत्री जॉन हेली ने कहा है कि ब्रिटिश एयरफोर्स पोलैंड में तैनात होने वाली है। ब्रिटेन ने इस घटनाक्रम के बाद रूस के राजदूत को तलब किया है। यूरोप के देश अपने न्यूक्लियर केपेबल हथियारों की तैनाती पोलैंड में शुरू कर चुके हैं। पोलैंड की सुरक्षा और रूसी खतरे से निपटने का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका है। और यूरोप के नेटो देश पोलैंड में अपनी अपनी वायुसेना तैनात कर रहे हैं। सबसे पहले ब्रिटेन अपने यूरो फाइटर टाइफून जेट भेज रहा है।
जो पोलैंड के एयर स्पेस में गश्त लगाकर संभावित खतरे से निपटने को तैयार रहेंगे। ब्रिटेन ने अपनी वायुसेना की तैनाती शुरू कर दी है। ब्रिटेन के P-8 पोसाइडन टोही विमान पोलैंड पहुंच चुके हैं। ये पॉलिश एयर स्पेस में निगरानी कर रहे हैं। इन पर एडवांस रडार सिस्टम लगे हैं जो किसी भी तरह के प्रोजेक्टाइल यानी ड्रोन या मिसाइल को लंबी दूरी से ट्रेस कर सकते हैं। मतलब यह कि पॉलिश एयर स्पेस में अर्ली वार्निंग सिस्टम तैनात हो गए। ब्रिटेन के बाद फ्रांस अपनी वायुसेना तैनात करने वाला है। फ्रांस के राफेल जेट पोलैंड पहुंचने वाले हैं। ये जेट न्यूक्लियर मिसाइल हमले करने में सक्षम है और इन पर न्यूक्लियर मिसाइलें लोड होंगी। यानी यूरोप के देशों ने अपना न्यूक्लियर अम्ब्रेला रूस के खिलाफ तैनात करने का प्लान बना लिया है। इन दोनों देशों के साथ चेक रिपब्लिक भी पोलैंड में अपने कॉम्बैट हेलीकॉप्टर भेज रहा है। ये मिसाइल हमले कर सकते हैं। उड़ते हुए ड्रोन को एंटी एयरक्राफ्ट गन से हमले करके गिरा सकते हैं। यूरोपियन मीडिया का दावा है कि फ्रांस ने अपने 3 जेट पोलैंड में तैनात भी कर दिए हैं। ये रूस के लिए खतरे का संकेत है। पोलैंड से 4th स्क्वाड्रन लाफाइती के एक इमेज जारी हुई है। इसमें फ्रेंच न्यूक्लियर जेट रफाल देखा गया है। इस जेट पर ASMP-A टैक्टिकल मिसाइल लोड है। रूस की ओर बढ़ते हुए खतरे को देखते हुए नेटो की ओर से यह तैयारी की जा रही है। इसके साथ ही पोलैंड ने रूस के खिलाफ अपनी रणनीति का ऐलान भी कर दिया है। पोलैंड के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि नेटो को यूक्रेन को नो फ्लाई जोन घोषित कर देना चाहिए। अगर यूक्रेन नो फ्लाई जोन घोषित होता है तो नेटो रूस के ड्रोन और मिसाइल गिराने के लिए बाध्य हो जाएगा। पोलैंड का सीधा प्लान यह है कि यूक्रेन पर होने वाले हमले रोके जाएं, ताकि भविष्य में पोलैंड की तरफ रूस के ड्रोन या मिसाइल ना आ सके। नेटो वायुसेना की तैनाती और पोलैंड के नो फ्लाई जोन प्लान से रूस भड़का हुआ है। रूसी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के डिप्टी चेयरमैन दिमित्री मेदवेदेव और क्रेमलिन ने नेटो को सीधी धमकी जारी कर दी है। क्रेमलिन प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा है कि नेटो ने रूस के साथ वास्तविक युद्ध शुरू कर दिया है। रूसी सीमा पर न्यूक्लियर तैनाती और यूक्रेन को समर्थन इसका प्रमाण है। दिमित्री मेदवेदेव ने कहा है कि अगर रूस के ड्रोन या मिसाइल नेटो ने इंटरसेप्ट किए तो यह तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत होगा। पोलैंड में रूसी ड्रोन की घुसपैठ के बाद युद्ध के समीकरण पूरी तरह से बदल चुके हैं। रूस के खिलाफ नेटो ने इतनी बड़ी सैन्य तैनाती अब से पहले नहीं की थी। इसीलिए रूस ने भी पोलैंड के करीब अपनी न्यूक्लियर मिसाइल लॉन्च करके नेटो को महाविनाश के खतरे का संकेत दे दिया है। उधर रूस ने पोलैंड और लिथुआनिया के बीच कैलिनिंग्राद में इस्कंदर-M मिसाइल सिस्टम तैनात कर दिया है। यह ज़ैपैट युद्धाभ्यास का हिस्सा बताया गया है, लेकिन असल में इसे काउंटर न्यूक्लियर तैनाती माना जा रहा है। कैलिनिंग्राद में इस्कंदर सिस्टम से मिसाइल भी फायर की गई जो बाल्टिक सागर में जाकर मॉक टारगेट पर गिरी है। इस्कंदर एक मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है जो सुपरसोनिक स्पीड से न्यूक्लियर हमले कर सकता है। कैलिनिंग्राद से इसकी रेंज में तीनों बाल्टिक देश और पूरा पोलैंड आता है। यूरोप के न्यूक्लियर अम्ब्रेला का जवाब कैलिनिंग्राद में इस्कंदर सिस्टम से दे दिया गया है। अगर पोलैंड के मुद्दे पर रूस और यूरोप के नेटो देशों के बीच युद्ध भड़कता है तो धरती न्यूक्लियर खतरे से दूर नहीं है। यूरोप में तनाव बढ़ता जा रहा है और ऐसे में यूरोपीय देशों के मददगार अमेरिका की भी चिंता बढ़ी हुई है। इसीलिए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लंदन पहुंच रहे हैं। इस कार्यकाल में ट्रंप का यह दूसरा ब्रिटेन दौरा है। दावा यह है कि ब्रिटेन के साथ व्यापार और परमाणु ऊर्जा पर अमेरिका के समझौते होंगे, लेकिन असलियत यह है कि इस दौरे में रूस के साथ बढ़ते तनाव पर यूरोप को अमेरिकी सहयोग पर भी मंथन होगा, क्योंकि न्यूक्लियर वॉर का खतरा अब बढ़ता जा रहा है। इस युद्ध का एपिसेंटर पोलैंड बन सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।
और बड़ी खबर है, यूक्रेन ने बनाया हाई स्पीड ड्रोन। नए ड्रोन से रूसी ड्रोन पर प्रहार। यूक्रेन के ग्रिम 8 ड्रोन का वीडियो। तो रूस यूक्रेन जंग के विस्तार में यूरोप के विनाश पर मुहर लग गई है। रूस ने भविष्य की जंग का ऐसा ट्रेलर लॉन्च किया है जिसे देखकर न सिर्फ यूरोप बल्कि अमेरिका भी दंग रह गया है। यह ट्रेलर है रूस बेलारूस का सैन्य अभ्यास ज़पैड 2025। हालांकि यह हर साल आयोजित होने वाला अभ्यास है, लेकिन इस बार इस ड्रिल को फ्यूचर वॉर की आशंका क्यों माना जा रहा है, अब आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। बदलते समीकरण की बुनियाद पर क्रेमलिन ने अपनी रणनीति तय कर ली है। और इस रणनीति के तहत पुतिन यूरोप से टकराव के लिए अब पूरी तरह तैयार है। इसी तैयारी को अंतिम रूप देने के लिए जल, थल और आसमान से हमले का ट्रेलर भी लॉन्च हो चुका है। ये रूस बेलारूस का संयुक्त सैन्य अभ्यास ज़पैड 2025 है। हालांकि ये सामान्य संयुक्त अभ्यास है जो हर साल आयोजित होता है, लेकिन इस बार जल, थल और आसमान में दिख रहा बारूदी बवंडर बता रहा है कि रूस इस बार ज्यादा आक्रामक है। इसी टारगेट पर बड़े और घातक हमले बता रहे हैं कि यह अभ्यास उस युद्ध की तैयारी है जो जल्द ही विनाश का द्वार खोलने वाला है। यही वजह है कि रूस और बेलारूस के इस संयुक्त सैन्य अभ्यास ने यूरोपीय देशों की न सिर्फ नींद उड़ा दी है, बल्कि नेटो को ही हैरान कर दिया है। और हैरानी के इस माहौल को बदल रहे समीकरणों के आधार पर भी हम आपको समझाएंगे, लेकिन पहले इस माहौल को अनुभव कर लीजिए। ज़पैड 2025 के रणनीतिक अभ्यास होने की पुष्टि करती है रूस से ये आक्रामकता, जिसमें रूसी सेना ने यूक्रेन युद्ध में मिले अनुभव के तहत सैन्य डिप्लॉयमेंट का नया प्लान दिखाया है, जिसमें पैदल सेना मोटर बाइक समेत हल्के वाहनों का इस्तेमाल कर रही है और दुश्मन के ठिकानों पर पहुंचकर हमला करती है। मोबाइल रक्षा रणनीति के तहत बारूदी बवंडर उठाती है और डमी दुश्मन को टारगेट बनाकर उनका सफाया कर देती है। जिससे पता चलता है कि अगर यूरोप तक रूसी सेना कूच करती है तो युद्ध नीति में यह तैयारी जमीनी हमले पर लागू होगी। लेकिन इस रणनीति में सफलता तय करेगा जल, थल से मिलने वाले सपोर्ट। इसलिए सपोर्ट लाइन पहले ही बैरेंट सागर में तैयार की जा चुकी थी, जहां रूस की परमाणु पनडुब्बी आर्कान्जेल्स्क तैनात की गई थी और इस पनडुब्बी ने कैलिबर क्रूज मिसाइल दागकर भविष्य की तैयारी दिखा दी। इस मिसाइल ने बैरेंट सागर में बनाए गए डमी टारगेट को ध्वस्त कर दिया। संकेत साफ है कि रूस ने जिस तैयारी के साथ जंग में उतरने की योजना बनाई है वो यूरोप और नेटो के लिए अब तक का सबसे बड़ा संकट होगा। और ये दावा यकीन से इसलिए किया जा सकता है क्योंकि शक्ति प्रदर्शन की तैयारी में कुछ ऐसा भी दिखा जिसकी कल्पना शायद ही यूरोप ने की होगी। ये अनदेखी कल्पना का साकार रूप है जिसमें रूस ने दुश्मनों की परमाणु पनडुब्बी को डुबोने का ट्रेलर दिखाया है।
इस कार्रवाई में रूस ने बैरेंट सागर क्षेत्र में Tu-142 बॉम्बर का इस्तेमाल किया है। इतना ही नहीं, IL-38 विमान और हेलीकॉप्टर से दुश्मन की डमी पनडुब्बी नष्ट कर दी। यही नहीं, बाल्टिक बेड़े ने एम्फीबियस हमले को नाकाम करने की भी पूरी क्षमता का प्रदर्शन करके यूरोप के लिए सबसे बड़ी चुनौती खड़ी कर दी। ऐसी चुनौती जिससे पार पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन क्या यह सिर्फ अभ्यास और शक्ति प्रदर्शन है या फिर यूरोप के घेराव की रणनीति का पहला चरण? दरअसल इस समय रूस ने जिन जिन क्षेत्रों में तैनाती की है उसमें सबसे अहम क्षेत्र है काला सागर, जहां बढ़ी हलचल के कारण यूक्रेन का संपर्क रूस तट से काट रहा है। इससे रूस को फायदा यह होगा कि यूरोपीय देश मोल्दोवा की तरफ से आने वाला खतरा रूस खत्म कर देगा और इस रणनीति में सबसे अहम कदम साबित होगा रोमानिया के लिए संकट बढ़ाना, जिस पर एक्शन लिया भी जा चुका है। ठीक ऐसे ही बाल्टिक सागर में रूस ने तैनाती बढ़ाने का फैसला लिया है, जिससे सबसे बड़ा फायदा रूस को यह होगा कि बाल्टिक देशों का संपर्क यूरोप से कट जाएगा। इसके अलावा रूस पोलैंड की उत्तरी सीमा से घेराबंदी भी कर पाएगा। वहीं फिनलैंड और स्वीडन जैसे देश खाड़ी क्षेत्र में रूस के चक्रव्यूह में फंस जाएंगे और यह संकट और बड़ा हुआ है ज़पैड 2025 युद्धाभ्यास की वजह से, क्योंकि रूस ने बैरेंट सी में अपने न्यूक्लियर सबमरीन एक्टिवेट कर दी है, जिससे फिनलैंड, स्वीडन और नॉर्वे समुद्री क्षेत्र में घिर गए। यही नहीं, इसी बैरेंट सी में रूस ने अपने घातक न्यूक्लियर बॉम्बर को भी तैनात कर दिया है, जिससे पता चलता है कि घेराव के साथ ही युद्ध विस्तार के लिए रूस ने इस तैनाती को अंजाम तक पहुंचाया है। एक तरह से रूस सिर्फ सैन्य अभ्यास नहीं कर रहा है, बल्कि यूक्रेन से लेकर यूरोप तक हमले की तैयारी कर रहा है। वो तैयारी जिसमें रूस संयुक्त यूरोप और नेटो फोर्स का सामना करेगा। लेकिन सवाल यह है कि रूस अगर व्यापक तैयारी कर रहा है तो प्रदर्शन की क्या जरूरत है? इस सवाल का जवाब है अमेरिका के लिए सांकेतिक संदेश जारी करना। ऐसा इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि इस सैन्य अभ्यास को देखने खुद अमेरिकी सैन्य अधिकारी बेलारूस पहुंचे हैं। ये अमेरिकी सैन्य अधिकारियों का औचक दौरा है, जिसमें एक या दो नहीं बल्कि कई देशों के अधिकारी शामिल हैं। बेलारूसी रक्षा मंत्रालय के अनुसार इस अभ्यास में तुर्की और हंगरी समेत 23 देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए हैं, जिन्होंने रूस बेलारूस के युद्धाभ्यास में किए गए प्रदर्शन की बारीकी से पड़ताल की है। दरअसल ये दौरा निगरानी के लिए ही किया गया था, जिसमें रूस की बेतहाशा शक्ति ने सभी को प्रभावित किया है। जो अनुमान लगाने के लिए काफी है कि युद्ध की दशा में छिपाई गई क्षमता का इस्तेमाल भी रूस कर सकता है और ये क्षमता प्रलयकारी होगी। तो क्या नेटो और यूरोप रूस के सामने घुटने टेक देंगे या फिर रूस की आक्रामकता यूरोप को समझौते के मंच पर लाएगी? इन प्रश्नों के उत्तर यूरोप के संयुक्त फैसले पर निर्भर हैं। इसलिए इस समय यूरोपीय देश जवाबी तैयारी तक ही सीमित है, जिसका प्रमाण है डेनमार्क ग्रीनलैंड तट के पास जारी सैन्य अभ्यास, जिसमें बड़ी संख्या में नेटो देशों के सैनिक हैं। और यह अभ्यास ठीक उसी आक्रामकता के साथ हो रहा है जैसा रूस बेलारूस कर रहे हैं। इससे पता चलता है कि ज़पैड 2025 युद्धाभ्यास को यूरोप न सिर्फ अपने लिए खतरे के रूप में देख रहा है, बल्कि रूस की सैन्य तैनाती का भविष्य भी देख रहा है। इसलिए नॉर्वे ने यूक्रेनी सैनिकों को ट्रेनिंग देने का प्रोग्राम शुरू कर दिया है। तो डरे हुए ज़ेलेंस्की हथियारों का इंतजार कर रहे हैं।
संकेत साफ है कि पुतिन के युद्ध विस्तार प्लान ने न सिर्फ यूरोप की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, बल्कि यूक्रेन के अस्तित्व पर सबसे बड़ा संकट खड़ा कर दिया है। और डर का कारण यह भी है कि यूरोप यूक्रेन को इस जंग के भविष्य का अनुमान भी नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और देखिए एक बड़ी खबर है, यूक्रेनी जासूसों का बड़ा हमला। रूस के व्लादिवोस्तोक में धमाका। रूसी मरीन ब्रिगेड के सेंटर पर हमला किया गया। पार्किंग में 2 धमाकों से तबाही मच गई। रूस के कई सैनिकों की मौत की आशंका है। तो अमेरिका और वेनेजुएला के बीच जंग छिड़ी है। इजरायल और हमास के बीच संघर्ष जारी है। रूस और यूक्रेन के बीच का युद्ध रुक नहीं रहा है। ताइवान और चीन के बीच तनाव बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे वक्त में जब दुनिया के हर कोने में युद्ध की आग लगी है, रूस एक ऐसी मिसाइल का परीक्षण करने जा रहा है जिसकी रेंज असीमित है। यानी दुनिया का हर कोना रूस की इस मिसाइल की जद में है। एक ऐसी मिसाइल जो पूरी पृथ्वी के सैकड़ों चक्कर लगा सकती है, महीनों तक हवा में रह सकती है और कभी भी किसी भी टारगेट को नेस्तनाबूद कर सकती है। क्या रूस का यह नया परमाणु हथियार मिसाइल वॉरफेयर को हमेशा के लिए बदल कर रख देगा? आइए आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। 14 सितंबर 2025 बेलारूस की राजधानी मिन्स्क से सिर्फ 74 किलोमीटर दूर रूस बेलारूस का सैन्य अभ्यास ज़पाद 2025 बैरेंट्स सागर में तैनात रूस की नॉर्दर्न फ्लीट के एडमिरल गोलोवकोव फ्रिगेट में मिसाइल लॉन्च का काउंटडाउन शुरू हुआ और फिर 11,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दुश्मन को खाक कर देने वाली ज़िरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल दाग दी गई। ये रूस की सबसे खतरनाक मिसाइलों में से एक ज़िरकॉन के सबसे आधुनिक संस्करण का परीक्षण था। लॉन्च के बाद रूस के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि परीक्षण 100% सटीक रहा। ज़िरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल ने अपनी पूरी रफ्तार हासिल की और टारगेट को डायरेक्ट हिट करके पूरी तरह तबाह कर दिया। ज़िरकॉन को खासतौर से बड़े युद्धपोतों को तबाह करने और नेटो की एयर डिफेंस को चकमा देने के लिए बनाया गया है। लेकिन ज़िरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल के सफल टेस्ट के बाद रूस से जो खबर आई उसने अमेरिका से लेकर यूरोपियन यूनियन तक खलबली मचा दी। ज़िरकॉन से तो रूस ने सिर्फ ट्रेलर दिखाया है। पूरी फिल्म परमाणु ईंधन से ऑपरेट होने वाली बोरिवेस्टिक मिसाइल है। यानी रूस के दुश्मनों के लिए ज़पाद 2025 से सबसे डरावनी खबर आ गई है। रूसी दावे के मुताबिक इसी हफ्ते रूस अपनी बोरिवेस्टिक मिसाइल को फायर करेगा और इसके बाद इसे सीधे सेना को सौंपने की तैयारी है। रूस बेलारूस में हो रहे इसी युद्धाभ्यास में मिसाइल वॉरफेयर को हमेशा हमेशा के लिए बदल देने वाली सबसे खतरनाक मिसाइल बोरिवेस्टिक का परीक्षण करने वाला है। बोरिवेस्टिक मिसाइल परीक्षण के बाद असली खेल शुरू होगा। क्योंकि बोरिवेस्टिक दुनिया की पहली ऐसी मिसाइल है जिसकी रेंज असीमित है। इसमें एक छोटा परमाणु रिएक्टर लगा होता है। ये महीनों तक पूरी धरती के सैकड़ों चक्कर लगा सकती है, बार बार रास्ता बदल सकती है और फिर अचानक किसी भी समय कहीं से भी किसी भी देश पर हमला कर सकती है। परमाणु शक्ति से चलने वाली बोरिवेस्टिक क्रूज मिसाइल के परीक्षण और फिर इसके रूस की सेना में शामिल होने की खबरों से अमेरिका से लेकर यूरोपियन यूनियन में शामिल देशों की नींद उड़ गई है, क्योंकि पुतिन खुद ये दावा कर चुके हैं कि बोरिवेस्टिक रूस की ऐसी गेम चेंजर मिसाइल है जिसका कोई जवाब दुनिया के किसी देश के पास नहीं है और ये मिसाइल दुनिया के हर डिफेंस सिस्टम को चकमा दे सकती है। यानी रेंज अनलिमिटेड, तबाही अनलिमिटेड और बाकी दुनिया के पास इस हथियार का डिफेंस कोई नहीं। पुतिन के इस लिमिटलेस हथियार का रूसी नाम है
9M730 बोरेवेस्टनिक न्यूक्लियर पावर्ड क्रूज मिसाइल। पुतिन की इस ताकत से थर थर कांपते नेटो ने भी इस हथियार का एक रिपोर्टिंग नाम रखा है। पुतिन के इस हथियार को नेटो SSC X9 स्काईफॉल कह रहा है। स्काईफॉल यानी आसमानी कहर। यह पुतिन की लिमिटलेस पावर की गर्जना है। यह रूस का गेम चेंजर हथियार है। बोरेवेस्टनिक क्रूज मिसाइल बहुत नीचे उड़ती है, सिर्फ 50 से 100 मीटर ऊंचाई पर, इसलिए किसी भी रडार पर इसे पकड़ना लगभग नामुमकिन है। इसे अमेरिकी मिसाइल डिफेंस सिस्टम को चकमा देने के लिए ही डिजाइन किया गया है। रूसी फौज के पास इस हथियार का ट्रिगर आते ही सत्ता का समीकरण 360 डिग्री बदल जाएगा। इस एक हथियार के दम पर रूसी सेना सर्वशक्तिशाली बन जाएगी। इस एक हथियार के दम पर पुतिन नेटो देशों से अपना हर ऑर्डर मनवाएंगे। अब तक किसी मिसाइल की ताकत की तुलना उसकी स्पीड से होती थी, उसकी रेंज से होती थी, एटम बम से अटैक करने की क्षमता से होती थी। लेकिन अब ये सारे दायरे खत्म हो गए हैं, क्योंकि ज़ैपैट 2025 के दौरान बेलारूस में परीक्षण के बाद पुतिन रूस की सेना को बोरेवेस्टनिक न्यूक्लियर पावर्ड क्रूज मिसाइल की अनलिमिटेड पावर से लैस करने वाले हैं। और कतर पर हमले के बाद मुस्लिम देश एकजुट हो गए। कतर में 3 दिन चले मुस्लिम देशों के सम्मेलन में 25 पॉइंट का एजेंडा रखा गया है। दोहा में अरब लीग और OIC के देशों की मीटिंग में तय किया गया है कि अब इजरायल से टकराने के लिए मुस्लिम नेटो तैयार किया जाएगा। अरब के मुस्लिम देश इजरायल के खिलाफ ज्वाइंट अरब फोर्स का गठन कर रहे हैं। दोहा से इजरायल के खिलाफ ग्लोबल जिहाद का ऐलान हो चुका है। सवाल यह है कि क्या दुनिया इस्लामिक नेटो और क्रिश्चियन नेटो में बढ़ जाएगी, या फिर अरब में मुस्लिम देशों, इजरायल और अमेरिका की जंग भड़कने जा रही है। कतर की राजधानी दोहा में OIC देशों और अरब लीग के देशों के प्रमुखों और विदेश मंत्रियों का सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन की शॉकवेव तेल अवीव से लेकर वॉशिंगटन तक पहुंची। कतर की राजधानी पर हमलों के बाद दोहा में यह सम्मेलन बुलाया गया। गाजा में करीब 3 साल से इजराइल जंग लड़ रहा है, लेकिन अरब के देश इस मुद्दे पर अब से पहले इतने संगठित कभी नजर नहीं आए। कतर पर हुए इजराइल के हमलों के बाद अरब के देशों ने अपने मतभेद भुलाकर अब इजराइल के खिलाफ एकजुट होने का फैसला ले लिया है। दोहा सम्मेलन में 25 बिंदुओं का एजेंडा रखा गया। मिस्र ने कहा कि इजराइल के साथ पीस एग्रीमेंट अब खतरे में है। ईरान ने कहा है कि सभी मुस्लिम देश इजराइल से संबंध खत्म करें। सऊदी अरब और कुवैत ने इजरायली नागरिकों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। तुर्की ने कहा है कि इजराइल को रोकने के लिए कड़े प्रतिबंध जरूरी है। इसके साथ ही मुस्लिम नेटो बनाने का प्रस्ताव रखा गया, यानी मुस्लिम देश इजराइल के खिलाफ ज्वाइंट अरब फोर्स बनाएंगे। अरब के बहुत से देश इस मुद्दे पर सहमत हैं, लेकिन कुछ इस पर अलग राय रखते हैं। अब ज्वाइंट अरब फोर्स के गठन पर इस्लामिक देशों के कमांडर या रक्षा मंत्रियों की एक बैठक होने वाली है, जिसमें इस्लामिक नेटो की रूपरेखा बनाई जाएगी। रिपोर्ट है कि होने वाली मीटिंग में यूनिफाइड मिलिट्री कमांड का चार्टर तय किया जाएगा, लेकिन इसमें कितने मुस्लिम देश शामिल होंगे, इसे लेकर संशय है। अरब देशों की अभी तक एक राय ये थी कि गाजा में युद्ध विराम लागू हो, लेकिन पहली बार इजराइल से टकराने के लिए मुस्लिम नेटो की परिकल्पना की गई है।
अगर ज्वाइंट अरब फोर्स की नींव रखी जाती है तो अमेरिका के लिए अरब में शक्ति समीकरण गड़बड़ा सकते हैं। अगर ज्वाइंट अरब फोर्स बनती है तो इसकी सीधी जंग यहूदी फोर्स से होगी। इजराइल अकेला पड़ा तो जंग में अमेरिका को उतरना होगा। इस तरह यहूदी ईसाई वर्सेस मुस्लिम ताकतों की जंग छिड़ सकती है। इस टकराव से अरब में मुस्लिम वर्सेस ईसाई की जंग शुरू हो सकती है। अमेरिका इसी बात से चिंता में है क्योंकि गाजा पर इजराइल के हमले रुक नहीं रहे हैं। वेस्ट बैंक पर कब्जे की तैयारी की जा रही है। हालांकि रिपोर्ट यह है कि कतर पर हमले से पहले इजराइल ने अमेरिका को जानकारी दी थी। अमेरिकी टाइम के मुताबिक सुबह 8 बजे नेतन्याहू ने ट्रंप से फोन पर बात की थी, लेकिन ट्रंप इससे साफ मुकर गए। हालांकि जब उनसे पूछा गया कि क्या भविष्य में इजराइल कतर पर हमले करेगा तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया, सुनिए। जबकि कतर पहले ही कह चुका है कि अगस्त में ही अमेरिका और इजराइल ने यह वादा किया था कि दोहा पर हमले नहीं होंगे, फिर भी हुए। इसका मतलब यह है कि ट्रंप की सुरक्षा गारंटी किसी काम की नहीं। इजराइल का नियंत्रण अमेरिका के हाथ से निकलता जा रहा है और यही वजह है कि अरब के देश एकजुट होकर अमेरिका इजराइल से टकराने की तैयारी कर रहे हैं। अरब के ये उलटते हुए शक्ति समीकरण तीसरे विश्व युद्ध का कारण भी बन सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और गाजा को लेकर इजराइल की रणनीति अब साफ हो चुकी है। जल्द से जल्द गाजा को वीरान बनाने के लिए इजरायली सेना एक ऐसे मिशन के तहत आगे बढ़ रही है जिसमें नरसंहार और विनाश को भी न्याय बताने की कोशिश हो रही है। लेकिन ऐसा क्यों, कारण क्या है और इसके पीछे कौन कौन है, इस रिपोर्ट में देखिए। संघर्ष की जमीन गाजा में हमास के खिलाफ जारी इजरायली सेना का अभियान अब पूरी तरह से बदल चुका है। इस अभियान का अब सिर्फ एक ही मकसद है, गाजा की तबाही। गाजा को फिलिस्तीन न बनने देना और इस बेल्ट को मलबे के ढेर में तब्दील कर देना। लेकिन क्या गाजा दहन इजराइल का प्लान है या फिर गाजा विनाश में उनका कोई सहयोगी है? सवाल इसलिए उठते हैं क्योंकि इजराइल के खिलाफ इस समय दुनिया के कई देशों ने आवाज बुलंद की है। इसके बावजूद इजराइल ने किसी की नहीं सुनी, उल्टा हमलों की गति बढ़ा दी है। और 15 सितंबर को हुए हमलों ने ही इन सवालों का जवाब दे दिया। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो इजराइल पहुंचे थे। उनके इजराइल में रहते गाजा पर भीषण बमबारी की गई। गाजा की रिहायशी इमारतों को मलबे में तब्दील कर दिया गया। हालांकि धमाके से पहले इजरायली सेना ने आम लोगों को चेतावनी जारी करके उन्हें बाहर निकलने के लिए समय दिया और उन्हें शरणार्थी शिविर तक पहुंचने का रास्ता भी दिया, जिससे पता चलता है कि गाजा दहन अभियान अकेले इजराइल का नहीं है बल्कि अमेरिका इसमें शामिल है। जिसकी पुष्टि करती हैं ये तस्वीरें जिसमें इजरायली सेना ने रिहायशी क्षेत्र पर हमले किए, ज्यादातर मल्टी स्टोरी टावर को नष्ट कर दिया, शहर के शहर मलबे के ढेर में बदल कर रख दिए और गाजा के समतलीकरण के दिशा में वो अब भी आगे बढ़ रहे हैं।
लेकिन गाजा में मची चीख पुकार का असर अमेरिका के विदेश मंत्री पर जरा भी नहीं दिखा। उल्टा आशंका को उन्होंने सच साबित कर दिया। मतलब साफ है कि गाजा तब तक बारूद की आग में जलेगा जब तक वो पूरी तरह खाली ना हो जाए। लेकिन सवाल यह है कि मियाद क्या तय की गई है? जवाब हालात दे रहे हैं। दरअसल 22 सितंबर को सऊदी अरब में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाया गया है, जिसमें फिलिस्तीन को मान्यता देने वाले देश एकजुट होंगे और फ्रांस के नेतृत्व में सऊदी अरब भी फिलिस्तीन को मान्यता देगा। यानी मियाद है 22 सितंबर, यानी अगले कुछ ही दिनों में गाजा पूरी तरह तबाह हो जाएगा। इस सम्मेलन का विरोधी गाजा विनाश की बुनियाद बन जाएगा, जिसे इजराइल के रक्षा मंत्री ने शब्दों में भी ढाल दिया है। उन्होंने पोस्ट में लिखा कि गाजा जल रहा है, भाग सको तो भागो। मतलब साफ है, अगर गाजा स्वस्फूर्त खाली नहीं होगा तो अगले 6 दिन भीषण नरसंहार से गाजा की जमीन रक्त रंजित होगी और गाजा का अस्तित्व हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।